संपूर्ण क्रांति एक ऐसा जन आंदोलन जिसने भारतीय लोकतंत्र को एक नई दिशा दी। सन 1974 में पूर्व स्वतंत्रता सेनानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर बिहार के लाखों युवा छात्र सरकारी भ्रष्टाचार, जातिवाद, संप्रदायवाद और छुआछूत के खिलाफ खड़े हो गए। ये वही बिहार के युवा हैं जिनके मजबूत इरादे और इनकलाबी शक्ति ने पटना से दिल्ली तक एक ऐसी क्रांति लाई कि केंद्र सरकार की सत्ता ही पलट गई। जयप्रकाश नारायण का सपना जो उन्होंने बिहार के लिए देखा था, क्या वो कभी पूरा हो सकेगा? साफ तौर पर मुंबई के चप्पे चप्पे पर पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया है। किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना ना हो, जगह जगह पर पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिया गया है। जितने भी टॉकीजों में भोजपुरी फिल्म लगी है या जहां भी उत्तर भारतीय इलाके हैं वहां पर खास करके पुलिस के मोबाइल वैन गश्त कर रहे हैं। मुंबई के 3-4 ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी पुलिस बंदोबस्त लगा दिया गया है। एक तरह से कह सकते हैं कि साफ तौर पर कर्फ्यू जैसा माहौल मुंबई के परेल, वर्ली, शिवाजी पार्क और दादर इलाके में देखा जा सकता है। खास तौर पर मुंबई के जितने भी अधिकारी हैं, डीसीपी हैं, साफ तौर पर जितने भी मीडिया दफ्तर हैं वहां पर काफी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम मुंबई से कर दिए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास एक अभी जो जानकारी आई है, खास तौर के जिन स्थानों पर ये दंगे का रूप दिया गया है, जहां पर मारपीट की गई है, अभद्र व्यवहार की स्थिति हम लोग जैसे बाजू में धांधली हुआ ना, तो हम लोग को बोला कि उस बाजू के आदमी कि आप लोग भी भाभी चले जाओ, सामान वामान लेकर, यहाँ पर पूरा हंगामा होगा। तो हम लोग वहाँ से निकल गए। पचास 60-70 लड़के आते हैं, मार के खींच के मारते हैं, बोलते हैं निकलो यहाँ से, भागो बिहारी। तो ऐसा करके गाड़ी देता है, मारता है। मजदूरी करता है, सब पंजाब भाग गया हजूरी यहाँ से, बिल्कुल लेबर चला गया पंजाब। अब आदमी है कहाँ? तिकडे त्यांच्या इकडे कामच नाही ना, हो तिकडे काम नाही, त्याच्यामुळे ते इकडे येतं ना आपल्याकडे। सब कहेंगे नहीं यार, बिहार का डेवलपमेंट होना चाहिए, किसी को आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो मेरा बेटा नहीं होना चाहिए। भगत सिंह बिहार में पैदा हो, लेकिन वो मेरा बेटा नहीं हो, वो बगल वाले का बेटा हो। बिहार, जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है, ये वो प्राचीन भूमि है जहां सीता जी का जन्म हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने इसी धरती पर रामायण की रचना की। यहीं पर राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो गौतम बुद्ध हुए।
बोध गया आज विश्व भर के बुद्ध समाज से जुड़े हुए लोगों का सर्वोच्च धर्म स्थल है। बुद्ध और जैन धर्म के बीज इसी धरती पर बोए गए। नालंदा में विश्व का पहला उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए विश्वविद्यालय का गठन गुप्त काल में हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय में वेद, खगोल, तर्कशास्त्र, आयुर्विज्ञान और बुद्धिज्म की पढ़ाई होती थी। यहां पर विश्व भर के 10,000 छात्र पढ़ते थे। अशोक जैसे महान सम्राटों ने शासन के सिद्धांतों की रचना की और चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा। बिंबिसार, आम्रपाली, राजवैद्य जीवक, सरीपुत्र, वात्स्यायन, आर्यभट्ट ऐसे कई नाम बिहार के स्वर्णिम इतिहास के चेतक हैं। मशहूर सूफी संत हजरत मखदूम याहया मनेरी का जन्म भी यहीं 1263 ईस्वी में हुआ। आज भी उनका मकबरा पटना के पास मनेर में है। याहया मनेरी के 150 पत्रों का संकलन आज भी हम पढ़ सकते हैं। मध्यकाल में शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक सड़क का निर्माण करवाया। सासाराम में आज भी इनका मकबरा देखा जा सकता है। तहीं पर काश, तहीं पर काश, हमारा भयो, तहीं पर काश, तहीं पर काश, हमारा पटना शहर बिखे बबले तहीं पर काश, तहीं पर काश, हमारा भयो, तहीं पर काश, तहीं पर काश। जहां 1857 की क्रांति में पुरवैया सैनिकों ने वीर कुंवर सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, वहीं भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ एक तीव्र आदिवासी विद्रोह किया और 25 वर्ष की उम्र में शहीद हुए। उन्नीस 1917 में राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर गांधी जी चंपारण आए और यहां से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, जो आगे चलकर स्वतंत्रता का आधार बन गया। आजादी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने और फिर आए लोकनायक जयप्रकाश नारायण। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म भी बिहार के बक्सर जिला के डुमरांव में 1916 में हुआ। पद्मश्री, पद्म भूषण, तानसेन पुरस्कार और न जाने कितने सम्मानों से उन्हें नवाजा गया। बिहार की महान आत्माओं की कहानी दशरथ माझी के बिना अधूरी है। दशरथ माझी ने अपनी धर्मपत्नी की याद में और गांव वालों की परेशानी दूर करने के लिए एक पहाड़ को 22 वर्षों तक अकेले तोड़ तोड़कर 80 किलोमीटर के रास्ते को
10 किलोमीटर का कर दिया। ऐसे ही थे ये कुछ लोग जिन्होंने इस जमीन से जुड़कर अपने आप को उठाया, लेकिन ये था बीता हुआ कल। कभी आसाम से शुरू कर देता है, कभी शुरू कर देता है। क्या आगे चल के क्या ऐसा होगा कि हम लोग को कोई मतलब सहायता कोई मदद पुलिस के द्वारा मिलेगी, इस बात से हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित और अपने आप को बिल्कुल नासहाय समझ रहे हैं। बिहारी टर्म दिल्ली के अंदर गाली की तरह है, ये बात तो मानना पड़ेगा। इस तो हर किसी को पता है कि अगर किसी को बुरा कहना हो, अगर किसी को कहना हो कि तुम साले बेकार हो, तो उसे बिहारी कह दो। यहाँ पे इंजीनियरिंग करने आया है। अब आदमी डर के रहे, कल को जॉब लगेगा, वहाँ पे भी डर है कि अब मेरा बॉस मराठी है, गुजराती है, डांट देगा या फिर पक्षपात कर लेगा, तो खराब मतलब अच्छा नहीं लगेगा। जो एक आदमी चाहता है कि एक्सपेंड करे, वो एक्सपेंड नहीं कर पाएगा ना। जो काम करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, वो यहाँ के मिडिल क्लास बनने के चक्कर में अपनी बिहारी आइडेंटिटी को लगभग खो चुके हैं। भले बिहार कैसा भी हो, है तो अपना ही। घर कितना भी खराब होता है, कोई इसे खराब नहीं कहता। जो कंडीशन लगभग 1 महीने पहले यहाँ थी, उसमें डर जरूर फील होता था कि हाँ हम बिहार से हैं। अगर मैं कहीं बोल दूं कि बिहारी हूँ, हो सकता है कि मेरे को पकड़ के मारेंगे, इतना मारेंगे कि हो सकता है मैं घर भी सही ढंग से नहीं पहुँच पाऊँ, इसका डर लगता था। सियासत की फिजा बेहद गर्म है। पहले राज ठाकरे और अब उनके चचेरे भाई उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि उत्तर भारत के लोगों, मुंबई तुम्हारी नहीं है। जिस ट्रेन से आए हो उसी से लौट जाओ। तुम्हें यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा क्योंकि उन पर पहला हक तो मुंबईकरों का है। आणि उद्या सुद्धा जो 1 लाख कामगार इकडे रोजगार येतील, त्याच्यामध्ये पहिला प्रथम इथला स्थानिक भूमिपुत्र मराठी माणूस त्याच्यामध्ये मला दिसला पाहिजे, त्याच्यानंतर दुसरे। आणि तेव्हा जर का मी रेड्डीला आजच सांगतोय, बाहेरनं कुठून तरी आणले आणि इकडे भरती केली तर कार्गो विमानं सुद्धा चालू आहेत, पार्सल पॅक करू, जिथून आणले त्याचा स्टॅम्प मारू, विमानात टाकून पाठवून देऊ। किसी ने तमाचा मार दिया, किसी ने बोल दिया है सारा बिहारी जा रहा है, तुम अभी तक 26 को काट दो। मुंबई में गुंडा राज लगातार जारी है। राज ठाकरे को में राज के गुंडों का ही खौफ छाया रहा। उत्तर भारतीय दूसरे दिन भी पिटते रहे। लात, घूसों और बेल्ट से राज के गुंडों को जहां मौका मिला, वहीं उन्होंने उत्तर भारतीय लोगों को पीटा। प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद उन्हें बचाने वाला कोई नजर नहीं आया। दूसरे राज्यों से रोजी रोटी की तलाश में आए लोग चुपचाप राज ठाकरे के गुंडों की गुंडागर्दी सहते रहे। से निकलने ही नहीं दे रहा। लास्ट हुआ ना तो हम लोग कमाई खोल खोल के भगाया, भागो यहाँ से बिहार। तब हम लोग बिना पैसा के जैसे तैसे मैं आ रहा हूँ। और कंपनी में पेमेंट तक भी अभी नहीं दिए है। कंपनी में पेमेंट नहीं दे रहे, पेमेंट वाला भी 10 को देंगे, 12 को देंगे। जहां नासिक से बिहार यूपी के 30,000 मजदूर अपनी जान बचाकर भागे, वहीं सिवान जिला के दुधा गांव के निवासी किशन सिंह का कहना है कि इस भड़की हिंसा के दौरान एक उग्र भीड़ ने पुणे में उनके दोनों हाथ काट दिए। 10 बजे रात को मैं हल्ला सुना, मैं भागने लगा। अकेले था, मैं भागने लगा। भागने के बाद तो मैं गिर गया। गिरने के बाद बेहोश हो गया था। बेहोश होने के बाद मेरा होश आया। मेरे दोनों हाथ नहीं है,
मैं थोड़ा आगे बढ़ा, हिम्मत मान कर घुसाया तो एक बूढ़ा था बेटा, मेरे को पट्टी उट्टी बांध दिया हाथ में। बांधने के बाद बोला कि क्या तू चला जाए यहाँ से भाग जाए। और के बाद मैं चलाया। इंसानियत के लिए मैसेज छोड़ के गया है। जहाँ भी ऐसे अत्याचार होंगे, जहाँ भी इस तरह से पॉलिटिक्स की जाएगी, वहाँ पे ऐसे लोग पैदा होते आए हैं और होते रहेंगे। इंसान हमेशा अपनी ज़रूरतों के लिए एक जगह से दूसरी जगह पलायन करता आ रहा है। या तो वो अपने व्यवसाय के लिए पलायन करता है या किसी विपदा के कारण, चाहे वह विकसित देश अमेरिका हो या महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, पंजाब आदि राज्य हों। किसी भी जगह के विकास कार्य में पलायन करके आए हुए लोगों की मेहनत वहाँ के मूल निवासियों से कभी कम नहीं होती। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मेहनती और बलिष्ठ मजदूरों को अंग्रेज 18वीं शताब्दी में अफ्रीका और मॉरिशस ले गए थे। यह बात नकारी नहीं जा सकती कि इस क्षेत्र के मजदूर हों या आम लोग, उनका योगदान सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न हिस्सों में होने वाले विकास कार्यों में है। गुरु गोविंद सिंह, राष्ट्रकवि दिनकर और कर्ण जैसे महान आत्माओं की यह भूमि आज अपने युवाओं से वंचित होती जा रही है।
गांव जाइए, हम लोग का गांव खाली है, गांव में खाली बहुत बूढ़े लोग या महिलाएं या बहुत छोटे बच्चे। हाँ, 15 साल से लेके 50 साल तक या 45 साल तक जो एबल बॉडीड मैन हैं, दे आर नॉट इन द विलेजेस। जो लोग गाली देते हैं बिहारी को, गाली बना रखा है, वो अगर आप देखोगे तो ये बताना चाहते हैं कि देखो साले ये लेबर सारे जो हैं, जितना रिक्शा वाले, ठेला वाले, मजदूर, ये सारे तुम्हारे ही लोग हैं। तो ये देखो भाई बिहारी ये हैं, इनकी कंडीशन ये है। This movement led by Raj Thakre against the Bihari people from Bihar and UP, it's completely something done for very short-term political gains. It's not something that has grown out of an actual feeling of oppression by the local people. केंद्र सरकार खामोश बैठी है, गृह मंत्री खामोश बैठे हैं, प्रधानमंत्री खामोश बैठे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खामोश बैठे हैं। इनकी गिरफ्तारी भी एक बड़ी तमाशा हो, इनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए और बंद करना चाहिए। साला बिहारी, ये मद्रासी, बंगाली, वो मराठी, वो कश्मीरी, ये साला बिहारी। इस देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले वीरों ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि आज़ाद हिंदुस्तान के एक हिस्से के लोग सिर्फ इसलिए निकाले जाएंगे क्योंकि वे गरीब हैं, क्योंकि उनके और उनके अधिकारों की रक्षा करने वाला कोई नहीं। चाहे वो दिल्ली में बन रहे पुल हों या मुंबई की इमारत, बिहारी मजदूरों के बिना ये कार्य संभव नहीं। ये गरीब मजदूर भी कभी किसान हुआ करते थे। बिहार के 18 भीषण बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से ज़्यादातर मजदूर आते हैं, लेकिन इनकी गरीबी, इनकी बदहाली और सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने की मंशा इनका सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे 60 सालों में जो भी जैसा भी आज हो गया बिहार, तो इसके लिए किसी एक को या सिर्फ केंद्र सरकार या वहाँ की राज्य सरकार किसी को दोषी नहीं? बिहार के नेताओं को दोषी ठहराया सबसे पहले, क्योंकि अगर एक राष्ट्र है, एक राज्य है, एक प्रांत है, उसके नेताओं को अपने हालात पे नज़र रखना चाहिए। और दिल्ली में अगर सोए रहते लोग, अगर कोई अपना डिमांड नहीं रखा तो मिलेगा। गुंडे, लफंगे, डकैत, मर्डर चुन के आते, सभी दल से आते। कांग्रेस में भी वही बात हुई, आरजेडी में वही बात हुई, जेडीयू में वही बात हुई, बीजेपी में भी कोई कमी नहीं है डाकू डकैत। सारे प्रधानमंत्री यूपी से, उन्होंने क्या कर लिया? हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि बिहार को लीज पे दे देना चाहिए किसी, हम लोग इसे नहीं समझेगा। ये ऐसा स्मार्ट टॉक, कोई सेमिनार में बोल दिए, 10 लोग हंसेंगे, कोई ताली मारेगा। आजकल बिहार के लोगों को बाहर मिलो, वो पहले हिचकिचाता है कहने की कि मैं बिहार का, वो कहता है, कहेगा कि मैं कायस्थ हूँ या मैं खुद नहीं हूँ, तो बिहार का हूँ नहीं कहेगा। मेरी क्लास में कुछ बंदे ऐसे हैं जो बिहार से होने के बावजूद उनसे जब पूछा गया कि कहाँ से हो, दिल्ली से, मुंबई से, आपको आंध्रा से, कहीं से भी बोल देंगे, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि बिहार या उसका आज का करंट झारखंड जो बटा है, बिहार या झारखंड कहीं से भी हम लोग बिलोंग करें, ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। जैसे हम लोग कहीं घर लेने जाते हैं तो उन लोगों को लगता है कि घर में रहेगा, घर कब्जा कर लेगा। कॉलेज में जा रहे हैं तो पढ़ने नहीं देगा। वो भी हुआ, बिहार के लिए बहुत शर्मनाक हुआ। चाहे नीतीश सरकार हो, चाहे लालू सरकार हो, पार्टी लेवल पर कीजिए बात तो अपने आंखों से जिस आदमी ने देखा मार भी, वो तो भागेगा भी। हाँ, शीला दीक्षित जी ने कहा था कि बिहारी शहर को गंदा कर रहे हैं, ठीक है, तो उस वक्त भी मुझसे यही पूछा गया था कि क्या आप ऐसा मानती हैं? लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ मानने या ना मानने की बात है? क्या आपको इसके नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है? आप इसके आगे नहीं जानना चाहेंगे कि ये सवाल बार बार क्यों उठता है? क्या आप ज़बरदस्ती एक खास वर्ग को आप एक तरफ ढकेल देते हैं, उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं देते, बिहारी बोलते हैं या कुछ भी बोलकर उसको पीछे कर देते हैं। उसके बाद आप कहते हैं उसको आप कोई फैसिलिटी नहीं देते, उसको रहने खाने किसी भी चीज़ की कोई सुविधा नहीं होती, पानी की, किसी भी चीज़ की। इज्जत तो उसकी जो होती है वो इज्जत अफजाई यहाँ लोग काफ़ी अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद आप कैसे आशा करते हैं कि वो इंसान जब अपने घर से बाहर निकले तो वो एक खुले दिमाग का व्यक्ति हो और वो हर किसी की अच्छाइयों और बुराइयों को देखने की क्षमता रखे?
कैसे? आप अपनी आशाओं को थोड़ा जो सच्चाई के धरातल पे रखकर तौल कर भी तो देखेंगे कि आपको किस परिस्थिति से आ रहा है, आपको कैसी कैसी विषमताएं, कैसी कैसी टेंशन अपने सर पर लेकर आ रहा है। स्थिति तो खराब है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो बड़ी दिक्कत है बिहार में कि उस खराब स्थिति का जो एक्सेप्टेंस है, एक डीप सिनिसिज्म कि यहाँ तो भाई ऐसा ही है, यहाँ तो ऐसा ही चलेगा, ये ठीक नहीं होगा। अभी हम IAS, IPS और डॉक्टर और इंजीनियर और सरकारी जॉब में जाना चाहते हैं। आज सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है। पिछले 15 साल में कोई वर्चुअली वैकेंसी नहीं निकला जहाँ पे एजुकेटेड लोग एम्प्लॉय हो सकते हैं। वो लोग गांव से आते हैं जिनके फादर खेती करके 4 पैसे बचा करके उनको पढ़ाने की बुक्स वगैरह की व्यवस्था करते हैं। वो वैसा सोच भी नहीं सकते कि हम 1 लाख रुपए खर्च करके एक लड़के को अब बिजनेस इस्टेब्लिश कर दें। माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। पहली बात कि बिजनेस करो, वो भी एक जॉब है, दैट इज बेटर देन जॉब। बिजनेस करके आप 2 लोगों और लोगों को जॉब दे सकते हो। तो एक माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है कि IAS, IPS एंड इंजीनियरिंग एंड मेडिकल इज नॉट द ओनली जॉब। आप बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स बने ताकि 10 लोगों को और आप हेल्प कर सकें। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन इज दैट कि पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसा बदलाव होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाना चाहिए ताकि लोगों का, एजुकेटेड यूथ का, अनएम्प्लॉयड यूथ का भरोसा हो सके। पूरे अनएजुकेटेड यूथ बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई क्यों रह रहे हैं? वहाँ पे बिहार में कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। यदि वो नौकरी चाहेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं, वर्चुअली नो ऑप्शन, दे आर बाउंड टू गो आउटसाइड। स्थिति मुझे लगता है पिछले 2-3 साल में एक मनोवैज्ञानिक रूप पर थोड़ी थोड़ी बदली है। हाँ, थोड़ी थोड़ी बदली है कि हाँ कुछ हो सकता है या कुछ होने की आशा है। बिहार के नेता सब देश के नेता हैं, यूपी के नेता सब देश के नेता हैं, सब नेशनल लेवल लीडर्स हैं। बिहार का नेता तो कोई है ही नहीं। लालू यादव को मैं अकेले, मैंने किताब में भी लिखा है कि लालू यादव को मैं इसका दोषी नहीं मानता हूँ। उससे पहले जो 40 साल कांग्रेस का राज रहा, वो बिहार को एक कगार की स्थिति पे ले आया था पहले ही। एंड पीपल ऑल्सो हैव टू थिंक कि आप वोट किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। अगर आप कास्ट के बेसिस पे वोट देते रहिएगा तो कास्ट के बेसिस पे सरकार आएगी और वो वोट बैंक पॉलिटिक्स ही चलाएगी। जहाँ तक रही भूलने की बात, तो कोई अपने घर को नहीं भूल सकता, घर में हो रहे त्योहार को नहीं भूल सकता। हाँ, ये जो बात है भूलने की, तो पता ही नहीं चल पाता है हम लोगों को कि यहाँ पे त्योहार कब किस डेट पे होने वाला, क्योंकि ये कोई फिक्स डेट नहीं होता है। हम लोग यहाँ छठ में नॉनवेज नहीं खा सकते, पता चल रहा है उस दिन बैठ के हम लोग नॉनवेज खा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं रह जाता फिर उस त्योहार का। हम लोग इसमें बहुत सारे आज गुजराती है, मारवाड़ी है, यहाँ की भाषा बोलते हैं, मराठी में बात करते हैं, इनको इतना भी नहीं आता। ये छठ पूजा कहाँ से शुरू हुआ? ये नया और यही हमारी बात है। अभी देखिए महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र की जो संस्कृति है, इससे काफी आपको रहना पड़ेगा अगर रहना है तो। ये देश को बांट कर राज करने वाले नेता, 300 सालों तक भारत को गुलाम बनाकर रखने वाले अंग्रेजी साम्राज्य से कुछ कम नहीं, भोली भाली जनता का समर्थन पाने के लिए इतना जहर भर रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं जब हम एक बार फिर गुलाम बन जाएंगे। तथागत अवतार तुलसी को कौन नहीं जानता। 19 वर्ष की उम्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में सीनियर साइंटिस्ट के पद पर काम कर रहे बिहार के तथागत अवतार तुलसी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ये दुनिया के सबसे तेज दिमागों में एक हैं, लेकिन ये भी भेदभाव से अछूते नहीं रहे। पर्सनल एक्सपीरियंस में खुद मैंने बिहारी के लेवल जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो मैंने बहुत फेस किया है। आपको पता होगा जब एक 2001 में जब मैं जर्मनी गया था, उसके बाद से मेरे बारे में कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उस वक्त मैंने फील किया था जब लोग कहते थे, जब लोग मैं कहता था कि मतलब मैंने MSc यंग एज में किया है, 12 साल में किया है, तो लोग कहते थे कि बिहार में तो MSc कोई भी पढ़ लेता है। अब वो वक्त आ गया है जब हम एक नव बिहार के निर्माण के लिए आगे आएं, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम यहाँ के ज़रूरतों और उपलब्धियों को समझें। सबसे पहले उद्योग। देश का पहला चीनी मिल बिहार के मरहौरा में आया। 1950 में देश का 25% चीनी का उत्पादन बिहार से होता था, लेकिन आज ये सिर्फ 2% तक सिमट कर रह गया है।
दूसरे राज्यों के मुकाबले आज बिहार चीनी उत्पादन में काफी पीछे है। टाटा और डालमिया जैसे बड़े औद्योगिक घरानों ने यहाँ व्यवसाय शुरू किए, लेकिन आज बिहार औद्योगिक क्षेत्र में पीछे रह गया है। 1904 में इंडस्ट्री स्टार्ट हुई। 47-48 में जा कर के इसको डालमिया ग्रुप ले लिया। उसके बाद चलाता रहा। 83-84 का सीजन बंद हो गया। उसके बाद में 21 अक्टूबर 85 को इसको बिहार स्टेट जो है टेक ओवर कर लिया। बिहार स्टेट टेक ओवर करने के बाद में इसको दे दिया शुगर कॉरपोरेशन को चलाने के लिए। शुगर कॉरपोरेशन भी अच्छे ढंग से नहीं चला पाया। अब कुप्रबंधन या राजनीतिक दांव पेच के कारण ही इंडस्ट्री बंद हो गया। मेन गेट है, मेन गेट पर दुकानदार लोग भी थे, वो लोग भी बेरोजगार हो गए। बाजार बेरोजगार हो गया सर, पैसा का कमी हो गया इस क्षेत्र में। बेरोजगारी तो बढ़ ही गया हमारे चंपारण में। अब जो सरकार आई है, जनता की सरकार है, ये कुछ न कुछ अवश्य करेगी हम लोगों के लिए। पटना और बिहार के बाकी जिलों में कुल मिलाकर 18 औद्योगिक क्षेत्र हैं, लेकिन 50% से भी ज्यादा उद्योग मृतप्राय हैं। आज पटना देश के तेजी से विकसित होते हुए शहरों में एक है। बीते 2-3 वर्षों में सड़क व पुल निर्माण के क्षेत्र में युद्ध स्तर पर काम हुआ है। विगत 3 वर्षों में बिहार ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी काफी काम किया है। HSBC जैसे अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग कंपनियों ने भी यहाँ के व्यावसायिक क्षमता को समझा है। पिछले कुछ सालों में कई उद्यमियों ने यहाँ आकर उद्योग शुरू किया। जरूरत है सरकारी तंत्र के इच्छा शक्ति और बिहार के बुद्धिजीवियों को एक साथ आने की। जब ये 93-94 में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुई, लंबा शासन चला, लेकिन उसमें काम करने की इच्छा शक्ति की कमी थी, इससे काम नहीं हुआ। झारखंड के बंटवारे के समय बात हुई थी कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष अनुदान बिहार को दिया जाएगा ताकि ये आगे बढ़ सके, अपने आप को बराबरी के स्तर पर और राज्यों के ला सके, लेकिन वो आज तक फुलफिल नहीं हुआ। सरकार के सामने ये प्रश्न होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज यहाँ है वही बिहार में वापस उद्योग लगा सकते। नए उद्यमी अगर इस तरीके से लोगों को बीमार और बंद देखेंगे 80% के लगभग 75% के, तो इससे नहीं चलेगा ना, लोग कोई आएगा ही नहीं नया उद्योग लगाने। बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, अच्छा, ये एक अथॉरिटी है जो बिहार के इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करने के लिए सरकार द्वारा किया गया है। लेकिन आज के दिन में वो इंडस्ट्री के तरह इंडस्ट्रीज के सपोर्ट के लिए एकदम नहीं है। अच्छा, वो सर्विस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। ये ज़मीन जो कि इंडस्ट्रीज के लिए है, ये अभी मॉल और मल्टीप्लेक्स को अलॉट हो रहा है, जो कि नियम के विरुद्ध है। हम सजेस्ट करना चाहेंगे कि पहले तो एंटरप्रेन्योर्स को बुलाकर पूछे क्या हम लोग का कष्ट है, क्यों बंद है, एक टाइम फ्रेम दे कि उसके अंदर सबको चालू करना हो, उसके सपोर्ट करे पैसे से, ऑर्डर से। बाहर से महंगा माल लेके आता है, किराया लगता है, एंट्री टैक्स लगेगा, और फिर सस्ता में बेचे कहाँ से। फैक्ट्री बंद होती है कुछ तो एंटरप्रेन्योर्स के कारण से और गवर्नमेंट की पॉलिसी से, अपने खुद की उसकी पॉलिसी फॉलो नहीं करने से। बिहार की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा शत्रु रहा है फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जो कि 1952 में लगाई गई। और इस पॉलिसी ने जिस तरह पूरे पूर्वी भारत के उद्योग धंधे को बर्बाद किया, उसका अनुमान लगाना भी असंभव है। इसके अंतर्गत बिहार से निकलने वाला कोयला, लोहा वगैरह दूसरे राज्यों में बिना किसी अतिरिक्त टैक्स के भेजे जाने लगा। इसके कारण कई बड़े उद्योग कर्मी बिहार नहीं आए। मोहन गुरुस्वामी ने अपने लेखन में इसका उल्लेख भी किया है। तो इन्होंने क्या कर दिया अपनी नीतियों में है कि लोहा जमशेदपुर में वही दाम रहेगा, बम्बई में वही दाम रहेगा। तो जमशेदपुर पे अंदर टैक्स मारेंगे, बम्बई में टैक्स नहीं डालेंगे। एंटी इकोनॉमिकल लॉजिक है, ऐसी कोई लॉजिक नहीं है। ये बिल्कुल बेवकूफ़ी थी और इनको
पूर्वी भारत को इन्होंने तबाह किया है। और पूर्वी भारत के नेता इतने मूर्ख हैं, बंगाल के हों, बिहार के हों, इनको करके मुंह खोलने में हिम्मत नहीं। 90 के दशक में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी हटाई गई, लेकिन उसके बाद बिहार की बिखरती हुई अर्थव्यवस्था को एक और बड़ा झटका लगा जब दक्षिण बिहार को अलग करके झारखंड बना दिया गया। एक और बड़ा दुर्भाग्य बिहार के साथ रहा है जो आज भी कायम है, और वो है पक्षपात। पिछले 60 सालों में जिस तरह बिहार की अवहेलना की गई है वह तो किसी से छुपी नहीं, चाहे वो पर कैपिटा डेवलपमेंट की बात हो या बिहार में गंगा के ऊपर पुल बनाने की बात हो। दिल्ली में 45 किलोमीटर की यमुना के लिए 10 से भी ज्यादा पुल है और बिहार में 450 किलोमीटर की गंगा के लिए सिर्फ 2.5 पुल। महात्मा गांधी सेतु भी राज्य सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति से ही बनवाया था। केंद्र ने इसे साफ नकार दिया था, जबकि यह बात सब जानते हैं कि पुल निर्माण विकास के लिए कितना जरूरी है। जो इन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मिनिस्टर है वो क्या कर रहा था, वो क्यों मुंह बंद किए हुए बैठा था, और उसकी भी जवाबदेही बनती है, शायद ज्यादा बनती है, क्योंकि हमारे देश में जो टैक्स कलेक्शन होता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा केंद्र के पास जाता है, और अगर केंद्र अपना काम नहीं करती है तो उसकी भी जिम्मेदारी है। एक सिर्फ राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, और इस चीज को समझना पड़ेगा और उनको इसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। और ये कोई दल की बात नहीं है कि कांग्रेस ने नहीं किया, बीजेपी ने नहीं किया। ये तमाम पिछले 60 सालों में जो भी पार्टी आई और गई, ये काम ऐसा ही बदस्तूर चलता रहा, उसमें कोई फर्क नहीं आया। वही केंद्र जो कि दिल्ली में एक के बाद एक अनेक पुल बना सकती थी, जब पहली बार जब पुल का दिया गया तो उसको ये करके टाल दिया गया, इसकी इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन नहीं है। कितना विरोध हुआ था ये जो गंगा में, पटना में गंगा का पुल है, आखिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं सैंक्शन किया और स्टेट गवर्नमेंट ने अपने बूते पर खड़ा करने का हिम्मत बनाया। 2 सड़क ऐसी है राष्ट्रीय स्तर की बहुत इंपॉर्टेंट जो बिहार और झारखंड से पास करती है। एक है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के दिल्ली से कलकत्ता वाली सड़क, और दूसरी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो आसाम से गुजरात जाती है। अब अगर आप उनके अलाइनमेंट को देखें तो एक भी हमारे शहर न वो बिहार के न झारखंड के उनको टच ही नहीं करती है। न पटना है, न रांची है, न भागलपुर है, न दरभंगा है, न हजारीबाग है, न जमशेदपुर है। तो ये किसने ये बनाया है, किसके लिए बनाया है? क्या ये सड़क क्या मतलब कि म्यूजियम में रखने की चीज है या फोटो लेने की चीज है? अगर हमारे पॉपुलेशन सेंटर को सर्व नहीं कर सकता है तो ये किसने बनाया है? इसका अलाइनमेंट जिसने भी बनाया है उसकी जवाबदेही क्यों नहीं बनती है? मेरा तो ये मानना है कि इसके तुरंत इस चीज को बदलना चाहिए, और ये जो शहर हैं आपके, इनके साथ स्पर्स बना के जोड़ा जाए, ताकि ये जो एक ब्लंडर हुआ है उसकी तुरंत भरपाई की जाए। क्योंकि जब तक हमारे पॉपुलेशन सेंटर से नहीं जुड़ेंगे, उस सड़क की बिहार या झारखंड के लिए कोई उसकी महत्ता ही नहीं है। यह बहुत जरूरी है कि पूर्वी भारत के क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ा जाए। अगर गया हवाई अड्डे का विस्तार कर दे और पटना गया होते हुए एक 4 लेन या 6 लेन आधुनिक हाईवे रांची होते हुए उड़ीसा के किसी बंदरगाह पर पहुंचे, तो यह पूरा क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए खुल जाएगा। बिहार का एक और व्यावसायिक क्षेत्र है मुजफ्फरपुर का सूता पट्टी, जो कि सूरत और कोलकाता के टक्कर का कपड़ा बाजार है, लेकिन यहाँ भी कुछ बदलाव की ज़रूरत है। सरकार की नीति हो गई है कि है ना, ये इनकम टैक्स, सेल टैक्स, इसमें इसका बहुत बड़ा ये है, कभी आ रहे हैं रेड मार रहे हैं, कभी आ रहे हैं ये करिए, कभी वो करिए, ये बहुत ज़्यादा मैंने अफसरशाही करवाते हैं, जिससे क्या है कि हम लोग डिस्टर्ब हैं। वो एक सरल हुए कि भाई आपकी इतनी सेल है, इतना पैसा आप लीजिए, छोटा मोटा भरे। अब तो 30-32 बुक फार्म हम लोग से भरवाया जाता है। माओवादी से ऐसा है कि देहातों में दुकान को लूट लेता है, आता है कहीं पर गाँव में भी झांझा है ना, झांझा वाला कांड हुआ कि झांझा स्टेशन को उड़ा दिया है, वहाँ के आदमी को मार दिया है। दिन रात अभी मधुबन में कभी हो रहा है, कभी रक्सौल हो रहा है, कभी नेपाल हो रहा है। नेपाल हम लोग से सटा हुआ है, हर दिन माओवादी का हम लोग आतंक में जीते हैं। हमारे यहाँ कुछ भी कपड़ा एक सूता भी नहीं बनता है, और उनसे सेल हमारी कम नहीं है, हमारी सेल पावर बहुत ज़्यादा है।
और उसके बाद हमारी उसको इसीलिए हमने बोला कि एशिया में सबसे बड़ी मंडी है। कलकत्ता, बॉम्बे, गुजरात, महाराष्ट्र सब जगह कपड़ा बनता है, पर हमारे मुजफ्फरपुर में एक सूता कपड़ा भी नहीं बनता है, और उन सब जगह का कपड़ा हमारे यहाँ आके बनता है। गुजरात में कितने मिल होंगे? गुजरात में 300 डाइंग मिल है। हमारे लेबर जो उसके चलते बाहर भाग रहे हैं, वो बिहार के लेबर बाहर नहीं भागे, बिहार में रहे, जिससे कि अभी आपको बॉम्बे में लफड़ा हुआ है, आसाम में हो रहा है कि बिहारियों को भगाइए, जिससे कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज हो जाएगा, तो हमारी बिहारी कहीं दूसरी जगह नहीं ना जाएंगे, वो हमारे यहाँ रहेंगे। देखिएगा जो और भी जो स्टेट्स हैं जो आगे बढ़ी है, या जो भी रिवॉल्यूशन जो हुए हैं, वो ऐसा नहीं है कि लोग जाके किसी कंपनीज में काम करने लग जाते हैं और उससे पैसे कमा के वो रिवॉल्यूशन नहीं हो जाता है। रिवॉल्यूशन तब आता है जब आप एक नए रास्ते को चुनते हैं, जिस नए रास्ते में बहुत सारी क्षमताएं होती है, बहुत सारे मौका मिलते हैं। जैसे हमारे बेंगलुरु को ही देखिए, नारायण मूर्ति जी हुए या फिर अर्जुन प्रेम जी, ये सब हुए। इन लोगों ने नए रास्ते को चुना, नए इन्वेस्टमेंट को देखा, फ्यूचर देखा, आने वाला 5 साल देखा, 10 साल देखा, उन्होंने पता चला कि ये चीज़ों का डिमांड बढ़ने वाला है मार्केट में, या विजन जिसे विजन कहते हैं। तो वो विजन नहीं आ पा रहा है, और विजन इसलिए शायद नहीं आ पा रहा है क्योंकि उन लोगों में ऐसा विश्वास नहीं आ पा रहा है। उन लोग समझने की जो ट्रेंड है, ट्रेंड को ब्रेक करने का जो क्षमता होता है ना, वो क्षमता की लीडर्स की जो होता है। अगर आप ओवरऑल इंडिया को भी देखेंगे, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, तो इंडिया को भी मेजोरिटी का प्रॉब्लम यही है। इफ़ यू गो टू USA, पीपल देयर द पीपल थिंक इन अ वेरी डिफरेंट वे। उन लोग बहुत दूसरे तरीके से सोचते हैं, किसी भी चीज़ को आगे 10-20 साल लोग आगे सोचते हैं और उस हिसाब से काम करते हैं। हम लोग वैसे इस हिसाब से काम नहीं करते। ये इंडिया का प्रॉब्लम, इट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ ओनली बिहार। बिहार के गांव में मनी ऑर्डर से जो पैसा आता है वो देश के सभी राज्यों से अधिक है, लेकिन उस मनी ऑर्डर पर भी 3% से 15% तक सरकार टैक्स लगाती है। बिहार के बैंकों में जमा होने वाली राशि का 70% से 80% तक धन बिहार के बाहर भेज दिया जाता है। मसलन सबसे गरीब राज्य ही सबसे अधिक धन का निर्यात करता है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है बैंक्स की अभी भी एडवर्स है। बिहार में अगर 100 रुपये जमा होते बैंक में तो सिर्फ 20 रुपये के एडवांस देते हैं बिहार, 80 रुपये बाहर चले जाते हैं। परेशानियां चाहे जितनी भी, अगर कोशिश करें तो कुछ भी संभव है, और उसी का एक उदाहरण है डॉक्टर रवि चंद्रा। पिछले 1.25 साल 1.5 साल का जो अनुभव हुआ है बिहार में, मैं काफ़ी उत्साहित हूँ उसमें लेके। हालांकि समाज से या घर से उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि मैं यहाँ पे आया, अकेले आया, जो कुछ लोग साथ मिले, बिहार के जो बाहर से बसे हुए लोगों ने। सबसे बढ़िया बात है कि अगर आप लोग सच्चे इंटेंशन से काम करना चाहते हैं, कोई भी आना चाहता है, कागजी प्लान नहीं, जमीन पे अगर आप अपना पाँव गंदा करना चाहते हैं, अपने आप को मिट्टी में सानना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आपको सपोर्ट मिलेगा। प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर आप प्रॉब्लम से डरिएगा तो फिर कोई मतलब नहीं बन पाता कि आप एंटरप्रेन्योर बनिए। रवि चंद्रा ने इरमा से रूरल मैनेजमेंट में MBA की डिग्री लेने के बाद बिहार के गाँव में माइक्रो फाइनेंस का काम शुरू किया, जिसमें छोटे व्यवसायों के लिए लघु ऋण दिए जाते हैं। हमारे जैसे वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को बिहार वापस आना चाहिए, क्योंकि अगर बिहार का यूथ या किसी भी रीजन का यूथ उस स्टेट या उस रीजन के बाहर रहता है तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। क्योंकि यूथ आर मोर रिस्क टेकर, मोर एग्रेसिव, सारे जगह जाते हैं, और किसी भी नेशन या ज्योग्राफी या रीजन का डेवलपमेंट यूथ पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है। और इसी तरह अपनी युवा शक्ति का प्रमाण दिया IIM अहमदाबाद के टॉपर कौशलेंद्र ने प्रोजेक्ट समृद्धि शुरू कर बहुत कम समय में ही 250 से भी ज्यादा किसानों को एकजुट कर लिया है, और बहुत तेजी से बिहार को भारत का प्रमुख सब्जी उत्पादक राज्य बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। People have simply migrated to the other places, so it was pinging on my mind कि okay, I need to do something for my people, for my village. That's why this idea has started. कौशलेंद्र चाहते तो वो दुनिया के किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने सामाजिक जिम्मेदारी को समझा। बिहार में, और खासकर उत्तरी बिहार में, उद्योग और कृषि की सबसे बड़ी मुश्किल है बाढ़। आजादी के बाद बाढ़ नियंत्रण के नाम पर सरकार ने बेतहाशा तटबंध बनाए और जल निकासी की पूरी व्यवस्था को चौपट कर दिया। तटबंध टूटने की घटनाएं आए दिन होने के कारण गांव की जमीनों पर बालू फैला है। आज उत्तर बिहार का शायद एक भी गांव नहीं बचा जहां के 5% युवा वहां रहकर काम कर रहे हों। अगर सरकार अपनी इच्छा शक्ति दिखाए तो बाढ़ की स्थिति काफी हद तक ठीक होने की संभावना है। तटबंधों के बीच लाखों लोग रहते हैं। अगर बाढ़ की स्थिति सुधरती है तो शिक्षा, उद्योग और जनसंख्या पर भी काबू पाया जा सकता है।
बाढ़ मुक्ति अभियान के द्वारा दिनेश कुमार मिश्रा बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में पिछले 30 सालों से काम कर रहे हैं। पहला बांध टूटा था वो 1963 में दलवा में टूटा था, कोसी का, और उस वक्त ये कहा गया था कि चूहों ने उसमें छेद कर दिया था। चूहों ने छेद कर दिया था, मतलब डिपार्टमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी चूहों की है। चूहों को बताया जाए कि वो बांध में छेद ना करें। फिर उसके बाद जब ये चूहा थ्योरी बहुत दिनों तक नहीं चली, तब उन्होंने कहा कि एंटी सोशल एलिमेंट्स काट देते हैं उसको। एंटी सोशल एलिमेंट्स मतलब जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, ये एम्बैंकमेंट के अंदर का हिस्सा है। अगर यहाँ फ्लड लेवल बढ़ेगा तो ये लोग जान तो नहीं देंगे, अपनी जान देने के पहले बांध को काटेंगे, यहाँ से पानी निकल जाए। अब उस बांध के काटने में बाहर वाले मरते हैं तो उसमें न तो इन लोगों को दोष दिया जा सकता है और ना बाहर वालों से सिंपैथी रख कर भी क्या करेंगे, मतलब इनको अपनी जान पहले बचानी, इसलिए उन्होंने काट दिया। और जो काटा वो उनके दुश्मन नहीं थे, रिश्तेदारियां हैं सबकी, एक ही घर के लोग हैं। हो सकता है एक भाई अंदर रहता हो, एक भाई बाहर रहता हो, और ये जानते हैं ये काटेंगे तो दूसरा मरेगा। जब असामाजिक तत्वों की थ्योरी बहुत दिनों तक नहीं चलती है, तब वो कहते हैं नेपाल ने पानी छोड़ दिया। और नेपाल कहाँ से पानी छोड़ेगा? छोड़ेगा वो जिसने पकड़ के रखा हो। और सबसे बड़ी बात जो कि नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई, और जो कि अब होनी चाहिए, कि जिसके लिए आप बना रहे हैं, आप कम से कम उससे एक बार बातचीत कीजिए कि अब इन लोगों से पूछिए कि रुन्नी सैदपुर से हयाघाट जो बांध बन रहा है वो क्यों बन रहा है, उसके बीच के फासले ठीक हैं या नहीं हैं, वो उसका क्या हुआ, उसके अंदर जो लोग फंसे उनके पुनर्वास का क्या हुआ, वो सारी चीज़ें किसी स्तर पर उसकी बहस नहीं चलती। बांध मृत्यु की तरह से एक शाश्वत सत्य है। आदमी कब पैदा होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन पैदा अगर हो गया तो मरेगा ज़रूर, ये तय बात है। बांध भी कब टूटेगा ये निश्चित नहीं है, कहाँ टूटेगा ये भी निश्चित नहीं है, लेकिन इस तरह का बना हुआ बांध टूटेगा ज़रूर ये निश्चित है। पिछले 70 साल से वार्ता चला रहे, बातचीत चला रहे, वो बातचीत ख़त्म ही नहीं होती। वाटर रिसोर्स सेक्रेटरी कहता है कि ये 50-60 साल तक नहीं बनेगा, 60 साल तक नहीं बनेगा। फ़र्ज़ किया कि 60 साल बाद बनना शुरू होता है वो, तो उसको 15-20 साल लगेगा बनने में, 75 साल हो गए। 75 साल तक आपकी इस फ्लड पर, कोसी की बांध पर भी, बाढ़ पर भी कोई नियंत्रण नहीं होने वाला है उनके हिसाब से। उनसे पूछना चाहिए कि कोई आपके पास इंटरिम प्लान है क्या? 75 साल का समय तो छोटा समय नहीं होता है। 5 साल की बात हो तो आप चला देंगे, ठीक है बाढ़ आ रही है, बर्दाश्त कर लेते हैं किसी तरह। 75 साल में 3 जनरेशन्स निकल जाएंगे और कोई इंटरिम प्लान नहीं है उनके पास। और इस नदी के लिए, बागमती के लिए तो कोई प्लान है ही नहीं, सिवाय इसके कि नुनथर में कभी किसी ने कहा होगा कि हम बांध बना देंगे और वो बाढ़ समस्या का समाधान हो जाएगा। वो प्रायोरिटी नहीं है किसी की, और वो प्रायोरिटी तय भी करेगा तो नेपाल करेगा, हम लोग तो नहीं करेंगे, क्योंकि लोकेशंस तो उनकी हैं। जिस दिन नेपाल फैसला करेगा कि उसको बांध बनाना है, उस दिन शायद भारत सरकार राज़ी हो बनाने के लिए। राज़ी होगी या नहीं वो भी पता नहीं है, उससे बाढ़ नियंत्रण होगा या नहीं वो भी डिबेटेबल है। सारी चीज़ें कुल मिलाकर के लगता है कि जो लोगों की मांग है कि नदी को हमको वापस कर दीजिए, हम अपना देख लेंगे। सरकार को हम समझते हैं कि अपने ड्रेनेज का इंतज़ाम करे और अपने जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हिफाजत कर ले, उनकी हिफाजत कर ले, सड़कें बचा ले, अपनी ब्रिजेस बचा ले, वो अपना काम करे और लोग अपना काम करें। 2000 में बागमती तटबंध के टूटने के बाद हमारा गांव जल प्लावित हो गया, और तब से हमारा जो गांव ये करीबन 1000 पॉपुलेशन का ये गांव है, जो कई भागों में बट गया, करीबन 6-7 हिस्से में बट गया है ना। और आज भी हिंदुस्तान के अंदर में, बिहार के अंदर में जून जुलाई और अगस्त तो बाढ़ का महीना होता ही है। मेरे यहाँ तो मार्च अप्रैल मई भी बाढ़ से ही ग्रसित ये क्षेत्र है। हम लगातार पानी में 9 वर्षों से डूबे हुए हैं, और यहाँ रोजी रोटी का जो साधन था खेती, कृषि, वो फेल कर गया। और यहाँ के जो नौजवान हैं वो हरियाणा, पंजाब, बाहर जाकर के रोजी रोटी करते हैं। केवल यहाँ महिला और इनवैलिड लोग रह गए हैं। और आज के तारीख में भी बच्चे और महिलाओं को, मर्द की बात तो छोड़ दीजिए, बच्चे और महिलाओं को भी नाव से ऊंची जगह पर पार करके शौच कर्म करना पड़ता है। बागमती तटबंध जब तक नहीं था ना, तब तो बाढ़ का पानी आता था और चला जाता था। तटबंध बन जाने के बाद और तटबंध के अंदर में नदी के सिल्टेशन के कारण जो तटबंध की ऊंचाई कम गई, पानी रोकने की क्षमता घट गई, जिसके चलते तटबंध टूटता रहा, और उस टूटने के चलते बागमती का पानी लार्ज स्केल में हम लोगों की इधर मूव किया। ये तटबंध हम लोगों के लिए वरदान नहीं, अभिशाप साबित हो रहा है।
और जब हम लोग दहने लगेंगे, मरने लगेंगे, तो रिलीफ 2 महीना के बाद हम लोगों को कुछ चावल, कुछ गेहूं मिल जाएगा। वो भी रिलीफ टाइमली मिलना चाहिए। सो टाइम पर नहीं मिलेगा, 3 महीना के बाद मिलेगा, 2 महीना के बाद मिलेगा। वो रिलीफ आते आते हम तब तक हम मर गए रहते हैं। नहीं, हमको क्या कहना है, मुझको क्या सबूत देना है? आप नेकेड आई से देख रहे हैं कि अप्रैल का महीना गुजर रहा है और हम पानी में डूबे हुए हैं और पानी बह रहा है। हम लोग सुनते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को भगाने के लिए हमारे पूर्वजों ने जो आंदोलन किया, तो अंग्रेज सरकार सजा में हम लोगों के पूर्वजों को काला पानी भेजा करती थी। और आज ये जो हमारी सरकार है, काला पानी हम लोगों के यहाँ भेज दी है और हम लोग लगातार 8 वर्षों से काला पानी में डूबे हुए हैं। पानी काला है। बगल में हमारा रीगा चीनी मिल है, जिसने डिस्टिलरी बैठाया है, शराब फैक्ट्री भी बैठाया है। उसमें जो वो धोता है, मशीन को साफ करता है, वो पानी को बहा देता है। और चूंकि मुहाना हमारे गाँव होकर के खुला हुआ है, मेरे घर होकर के खुला हुआ है, तो मेरे घर होकर के ये काला पानी बह रहा है। रीगा मिल वाला तो दिन में डकैती कर रहा है, आदमी के कत्लेआम करवा रहा है, बीमारी से ऐसे ही मर रहा है आदमी। सबसे पहले सरकार ओकरा बंद करो। में दारू बनवावे छे, में सब काम करे छे। अभी यहाँ देखिए, जब पहले चीनी का मिल था, अभी उसमें दारू बन रहा है, उससे हम लोग मर रहे हैं, जहर पैदा ले रहा है। या प्रभु, इसको देखने वाला हम लोग के 2004 से आज तक कोई नहीं हुआ। 3 गो स्कीम निकला। इसलिए हम 54 से डेंगी यहाँ चला रहे हैं हजूर। आज से ही डेंगी नहीं चला रहे हैं। मगर हजूर यहाँ तब दलाल को राज हो गया पृथ्वी में हजूर। गरीब 3 साल से हम डेंगी चलाते, सरकार के यहाँ पैसा नहीं है। सरकारों के यहाँ पैसा है, डेंगी का पैसा नहीं मिला। नहीं, एमपी सरकार, एमपी के विधायक को, मुखिया को, सबको कहा 3 साल से पैसा नहीं। 3 साल से हजूर पैसा नहीं मिल रहा है। जमाना ऐसा आ गया। दूसर में हजूर यहाँ बांध बनाता है, गरीब को गांव है, मजदूरी करता है, 3 मन 4 मन चावल धोबी खाता है। मगर रहने के लिए हम लोग का कहीं सुविधा नहीं है, न वही पाल नहीं यही पाल। अब बीचे बांध लेगी आज जमीन तो जो पड़ गया। खाने भी नहीं लोग मर रहा है। क्या बालू चाटेगा? नहीं चाट सकता। मगर ये सरकार इतना स्कीम फेल करा है। अभी आप नया कटौंधा बांध बनाया हजूर, सड़क ला, वो बांध घेर दे सरकार के कटौंधा तक हजूर यही बांध को कोई रक्षा करने वाला नहीं हो सकता है। कोई जरूरी नहीं था। वो बांध बना जाएगा हजूर उतना दूर, तो लाखों रुपया के पैली या बोरा अब बांस गड़ रहा है, मगर सुविधा नहीं हो रहा है गरीब को कुछ ही के। अब कौन घड़ी हम लोग रहेंगे हजूर? वो कोई सुविधा नहीं, न सरकार नाव देता है। दह गया मर गया कहने जाएगा ब्लॉक में, तो वीडियो ट्रेंड होता है न। दरोगा जी चलो जल्दी से पकड़ो नाव वाला के, ये काम करेगा हजूर? क्या मजदूरी करता है? सब पंजाब भाग गया हजूर यहाँ से, बिल्कुल लेबर चला गया पंजाब। अब आदमी है कहाँ यहाँ से? कितने जवान गए होंगे पंजाब? यहाँ करीब से इब्राहिमपुर से कम 250-300 आदमी गया हुआ है बाहर जी। सब पंजाब में है, कहीं और भी? सब पंजाब और हुए बम्बे हजूर। एगो आल रहती तो महादेव को उखड़ बलती न वो सरकार, न तो यो महादेव तोरे में रही है। सुन अपने से सरकार तक कुर्सी कर दियो गरीब के, वो तब बांध खड़का सामने बनवा देती है। हाँ, तो भविष्य कटौंधा तक के यही बांध के सरकार के कोई जरूरी नहीं है बांधने के लिए। तो आप लोग आवाज नहीं उठाते? आवाज उठाते हैं। एमपी विधायक क्या कहे जो घुसखोरी राज आप लोग के सामने में घुसखोरी, हम तो वीडियो साहब के कहते, दलाल सब। कौन है एमपी विधायक? भी था विधायक, एमपी में हुए। ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं हजूर, वो कितनों आवाज देंगे तैसे तो उतने को उतने वोट देते हैं आप लोग इन लोग? वोट आप क्या कहे हजूर, 2 पैसा में कितने बिका जाता है, कोई 1 कप चाय में बिकाता है। ये जमाने आ गया।
यह स्थिति सिर्फ सीतामढ़ी या मधुबनी की नहीं, बल्कि बिहार के 20 से भी ज्यादा जिलों की है। करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी पिछले 2 दशकों में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। ऐसी हालत में कोई पलायन नहीं करे तो क्या करे? पर प्रांतियों का मुद्दा उठाकर जो नेता और लोग बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से रोजी रोटी की तलाश में गए हुए लोगों को मारते, पीटते और भगाते हैं, क्या वे भारतीय कहलाने लायक हैं? वो सिर्फ अपने आप को इस देश से अलग करते हैं, इन लोगों को नहीं। अगर आज विश्व के किसी हिस्से में युद्ध स्तर पर परिवार नियोजन की जरूरत है तो वह है बिहार। 70 के दशक के बाद इस दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ। जरूरत है एक क्रांति की। जरूरत है कि घर घर परिवार नियोजन साधन मुफ्त बांटे जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान करें। टोटल कितना बच्चा आपको? टोटल बच्चा 7 है। आपका रोजगार क्या है? कुछ न रोजगार है हम लोग का सर, मजदूरी करते हैं। तो इतना बच्चा क्यों किए हैं सर? अभी इसका तो ऊपर वाला का देने है सर। 7 बच्चा को पालने का, पढ़ाने का कोई है आपके पास? कोई इंतजार नहीं है सर। तो इतना बच्चा, 2 बच्चा होता तो आप कमा के पढ़ा सकते थे ना उसको सर, अगर इलाज भी करा सकते थे। इलाज भी करा। अब ये लड़की का शादी नहीं करिएगा? करना है कि नहीं? कहाँ से करिएगा? अब कहूँ जात के हिले सर लगा देंगे। तो जब अगर आप 2-3 बच्चा किए होते, 7 नहीं होता, तो आपको लगता है कि आपको थोड़ा आराम रहता? अच्छा सर, तो होता है थोड़ा आराम रहता। यहाँ पे गांव में कितना बच्चा है लोगों को? यहाँ गांव में के बच्चा किसी का है 6 है, किसी का 7 है, किसी का 9 है, किसी का 2 भी है। तो आपको क्या लगता है कि अगर अब तो आपको 7 बच्चे हो गए, ठीक, अब इसके आगे आपको नहीं चाहिए बच्चा, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। बिहार की जनसंख्या 3.1% से बढ़ रही है, जो कि विश्व के ज्यादातर हिस्सों से अधिक है। अभी कुछ ही दिनों पहले CNN IBN नामक एक टीवी चैनल ने यह उजागर किया कि किस तरह सिर्फ 1600 रुपए के सरकारी अनुदान के लिए बिहार के कई हिस्सों में लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं। जैसे कि ऑपरेशन हम नहीं करवाते तो 1-2 बच्चा और हमको हो जाता है, तो उसमें सरकार की तरफ से हमको 1400 रुपये मिलता है और 200 रुपया आने जाने का भाड़ा भी मिलता है। ऑपरेशन करा के तो हम सही में फंस गए हैं। इस जन कल्याण योजना के अंतर्गत बिहार सरकार गर्भरोधक साधनों के लिए हर दंपत्ति को 600 रुपए देती है और बच्चा पैदा होने पर 1600 रुपए। यहाँ करोड़ों रुपए उन लोगों को दान किया जा रहा है जो बिहार को बदहाल करने पर आमादा है। 2001 में बिहार की आबादी 8 करोड़ थी और 2041 में इसका दुगना यानी 16 करोड़ हो जाएगी। अगर बिहार की बढ़ती जनसंख्या पर काबू नहीं पाया गया तो किसी भी प्रकार का विकास कार्य संभव नहीं है। यह बात शायद बिहार के लोग और हमारी सरकार अच्छी तरह समझती है। मेरी पढ़ाई पहले रांची में हुई, इसके बाद 3 साल में कलकत्ता में पढ़ी, उसके बाद पिछले 3 साल से मैं यहाँ पर पढ़ती गई। अब इसके बाद पता नहीं जहाँ नौकरी मिलेगी मैं वहाँ रहूँगी, और उसके बाद फाइनल सेटलमेंट का तो कोई हिसाब किताब नहीं कि कोई कहाँ। तो रिफ्यूजीज तो हम लोग बिल्कुल हो चुके हैं अपने ही देश में, और उसमें भी जब आपसे कहा जाता है कि आप खास तौर से एक रीजन को बिलोंग करते हो तो आप वहाँ से चले जाओ, इससे बड़ा धक्का मेरे ख्याल से लोकतंत्र पे और कुछ नहीं हो सकता। अब जैसे मैं वहाँ से निकल आई, अब मैं यहाँ अपने करियर को बनाने में इतना मगन हो गई कि मैं वहाँ जाती नहीं ना। मेरे पेरेंट्स चाहते, मेरे माता पिता भी नहीं चाहते, कहते तुम अगर यहाँ आओगे तो तुमको क्या नौकरी मिलेगी। आज जब मुझे डिग्री मिली तो मैंने सोचा कि मैं रांची जा करके कुछ कमाऊंगी, वहीं पे प्रोफेसर बन जाऊंगी। लेकिन अगर वहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं निकलती है तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ। बड़े आश्चर्य की बात है, इस धरती पर विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे और आज यहाँ के युवा अन्य जगहों पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए विवश हैं। एक छात्र बाहर आता है, पढ़ने के लिए आता है, दिल्ली विश्वविद्यालय बहुत ही पॉपुलर है, बिहार के विद्यार्थियों के बीच में बहुत ही पॉपुलर है। वो बेचारा मार्कशीट लेके आता है। तो अब हमारे देश का कानून कहता है कि यू आर इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी।
पर ये बेचारा लड़का जो वहां पे जाता है, ही इज गिल्टी टिल प्रूव्ड इनोसेंट। उसकी मार्कशीट जो है वो पहले देखेंगे तो पहले हंस के उसको टाल देंगे, अरे बिहार से लाया, चोरी किया हुआ। और इसके चलते एक तो उसकी हिम्मत टूटती है। कोई आसान बात नहीं है, गांव से जो पढ़ के आता है, अंग्रेजी इतना नहीं जानता है, उसके लिए उस माहौल में आके कम्पीट करना अपने आप में आसान बात नहीं। जो वहां से जो बाहर आते हैं वो एक ऐसी छवि के साथ आते हैं कि उनको हमेशा उसके साथ लड़ना पड़ता है। अपने आप को एक तो अपना काम करना पड़ता है और उस छवि के साथ लड़ना पड़ता है। 60 साल की आज़ादी के बाद भी एक भी IIM, एक भी CSIR की प्रयोगशाला, एक भी केंद्रीय संस्थान और एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय आज भी बिहार में नहीं है। लेकिन इस बारे में सरकार कुछ खास नहीं कर रही। जहां देश की 8% आबादी रहती है, वहां 60 साल के बाद एक IIT बन रहा है। अगर यही हालत रही तो अगला संस्थान 60 वर्षों बाद ही मिलेगा। IIRI का एक राइस इंस्टीट्यूट अगर पाटलिपुत्रा कॉलेज में देखें तो आपको शर्म आ जाएगा। एक एक कैंपस होता है 100-100 एकड़ का, वहाँ पे 1 एकड़ और 1.25 एकड़ में छोटे मोटे रिसर्च होती है। ऐसा कोई काम होता है? कोई भी बड़ा नहीं है। कितने दुख की बात है कि जो सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट था वो पूसा में था, जो फिलिप ऑफ USA ने बनाया था प्री इंडिपेंडेंस डे में, और उसको भी 35-34 के भूकंप के बाद उसको भी दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। एक अजीब सी, मतलब मैं कहूँगा परंपरा ही सी बन गई है कि जैसे मतलब कि बेवकूफ बनाने की परंपरा बन गई है। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है वो बिहार का NIT है। तो जैसा जानते हैं कि हर एक स्टेट को एक REC या रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज मिला था, तो सच पूछे तो बिहार के पास भी था, जो जमशेदपुर में था, जो कि झारखंड के साथ चला गया। तो जब स्टेट बंटा और उसके ज्यादा से ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज गए, तो उसी समय में तुरंत कुछ न कुछ दे के इस चीजों को कि वहां के जो मतलब आप वहां के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कुछ करना चाहिए था। अब इन्होंने एक ड्रामा के तौर पे एक अंग्रेज के बनाए हुए बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को हमारे भारत सरकार के नुमाइंदों ने NIT बना दिया। मैं समझता हूं कि ये एक खिलवाड़ है, ये एक मजाक है, और ऐसी चीजें जो है ऐसे न हो तो ज्यादा अच्छा हो। मेरे रूम में तीन जन रहते हैं। मेरे रूम में 3 जन रहते हैं। मैं रहता हूँ, मैं उड़ीसा का हूँ, ये अमन रहता है, अमन मनाली का है, और एक लड़का रहता है मनुल, वो देहरादून का है। तो ऐसे कर करके हर एक रूम में मतलब अलग अलग स्टेट के भरे पड़े हैं। यहाँ कॉलेज में बहुत सारा चीज़ लाइक करता है, उसी वजह से थोड़ा फील नहीं होता है। जैसे हम लोग आए थे तो स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के हाफ तक, नहीं सेकंड ईयर पूरा हम लोग बाहर रहे थे, हॉस्टल नहीं मिला था हम लोगों को, क्योंकि पहले सिस्टम था नहीं अलॉटमेंट होने का। अभी थर्ड ईयर से अच्छा सिस्टम हो गया कि अलॉटमेंट होता है। एटलीस्ट स्टूडेंट बाहर से आता है तो रहने का फैसिलिटीज़ होता है, किसी हॉस्टल नहीं है। अभी भी जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट आता है वो सब आधे बच्चों को हॉस्टल मिला हुआ है। करीबन 150 बच्चों के लिए हॉस्टल है फर्स्ट ईयर्स के लिए, और बाकी जो आते हैं 450 का 500 का बैच आता है, बाकी सब बाहर रहता है। पढ़ाई के मामले कहीं भी पीछे नहीं लगता मुझे। यहाँ पे तो मुजफ्फरपुर में आगे की पढ़ाई के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पे प्रिपेयर नहीं किया जाता है। एक तो हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हैं, यहाँ पे वैसा कुछ भी इन्वायरमेंट ही नहीं है पढ़ने के लिए, आगे के लिए। इसीलिए हम लोग चाहते हैं बाहर ही जाना। यहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जितनी कि हमें चाहिए, और हमारी काबिलियत को उतना इंकरेजमेंट नहीं मिल पाता है। पेरेंट्स तुम्हें बाहर भेजना चाहते हैं या यहीं रखना चाहते हैं? वो मुझे एक्चुअली अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, तो इसलिए बिहार में उसकी फैसिलिटी नहीं है, इसलिए वो मुझे बाहर भेजना चाहते हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो यह समझना मुश्किल नहीं होगा कि बिहार से क्यों हर साल हजारों छात्र छात्राएं निकल जाते हैं। जहां महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग के लिए 155 कॉलेजेस हैं, वहीं बिहार में सिर्फ 8। जहां दिल्ली में MBA के लिए 82 कॉलेजेस हैं, बिहार में सिर्फ 13। जहां कर्नाटक में MBBS के लिए 39 कॉलेजेस हैं, वहीं बिहार में सिर्फ 8। एक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार से हर वर्ष कम से कम 80,000 छात्र छात्राएं निकल जाते हैं। अगर उनके एक वर्ष के खर्च का हिसाब लगाएं तो 80,000 छात्र गुणा 4,000 उनके महीने का खर्च गुणा 12 महीने, कुल मिलाकर 3 अरब 84 करोड़ यानी 384 करोड़ रुपए हर साल बिहार से निकलते हैं। कॉलेज की फीस अलग, त्योहार पर्व वगैरह पर आना जाना अलग, लाखों रुपए का डोनेशन अलग। पटना
यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय में कन्वर्ट करने की मांग पिछले 40-50 सालों से है। जय विश्वविद्यालय बनाने की बात 11th प्लान में किया गया, तो उसमें हम लोगों को उम्मीद थी कि पटना विश्वविद्यालय को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। लेकिन जब लिस्ट आया तो उसमें पटना विश्वविद्यालय का नाम नहीं था। किसी भी राज्य का जो डेवलपमेंट होता है वो जनता की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, और यदि अच्छे छात्र नहीं पैदा होंगे, अच्छे लोग नहीं पैदा होंगे, तो उनका सोच ही जो होता है वो दूसरे तरह का हो जाता है। इस वजह से सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप बगल का उदाहरण लीजिए, लखनऊ में 10 कम से कम सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ का जो ब्रेन है, यहाँ के जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो जाके बाहर पढ़ते हैं। पूरा दिल्ली जो है भरा हुआ है हमारे बिहार के छात्रों से, पूरा पूना भरा हुआ है बिहार के छात्रों से। हैदराबाद जाइए, बेंगलोर जाइए, ये सभी अच्छे छात्र यहाँ से पलायन कर रहे हैं। जब अच्छे छात्र पलायन कर जाएंगे तो ये बेसिकली जो है बिहार का आदमी दूसरे स्टेट के लिए काम कर रहा है, उतना फंड बाहर जाता है और फिर वो छात्र लौटते नहीं हैं, वहीं जॉब पाते हैं, वहीं काम करते हैं। अब तो शादियाँ भी वो वहीं कर रहे हैं, और वो टोटल का टोटल पूरा ड्रेन यहाँ से हमारा होता जा रहा है। और उनका जो स्नेह है, बिहार के प्रति स्नेह धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और वो लौट के नहीं आना चाहते। बिहार के लोगों में एक जो मैं फील करता हूँ, ये शायद कमी है या ये है कि हम लोग स्टेट के डेवलपमेंट के लिए यूनाइट होकर फाइट किसी से नहीं करते हैं। ये तो स्पष्ट है कि पिछले 40 सालों से इसको इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन इग्नोर करने वाला जो इग्नोर करता रहा है उससे ज़्यादा मैं अपनी कमी मानता हूँ कि हम लोग, यदि इग्नोर हमको किया जा रहा था तो हम लोग भी ध्यान नहीं दिए। हम लोग को छीन के कुछ कोई देता नहीं है आज के ज़माने में, आपको लेना पड़ता है। और कहीं कहीं जो है हम लोग इन चीज़ों पर काफ़ी जोर से प्रयास नहीं किए और हम लोग भागते रहे। हम भाग करके अपना जो है पर्सनल जो है काम निकाल लेते थे। हम सोचते थे कि हम दिल्ली में चले जाएंगे और कहीं और चले जाएंगे, हमारा बच्चा पढ़ लेगा। राज्य के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का इंटीग्रेटेड प्लानिंग बिहार में मेरे विचार में नहीं हुआ है, और जिस स्ट्रेस से, जिस कमिटमेंट से हम लोगों को मांगना चाहिए था चीज़ों को पिछले 30 से 40 सालों में, वो हम लोग मांगा भी नहीं और किसी ने हमको दिया भी नहीं। तो दोष थोड़ा मेरा भी है, दोष थोड़ा उन लोगों का भी है। आज बिहार में IIT की स्थापना हो गई है। IIM और एम्स जैसे संस्थानों की मांग भी कई सालों से है। पटना के चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की बागडोर इरमा और IIM के विख्यात प्रोफेसर श्री मुकुंद दास ने संभाली है। Why did a South Indian who was enjoying his life in Trivandrum come all the way here? I was motivated to come, create something. So there is nothing which has changed except the political view. This is my view. Okay, this is a professional view. This is not a politician's view. That's what I think. There are hundreds of outstanding Bihari or people of Bihar origin who are teachers in USA. I tell you, 50% of them will come and teach you. Just wait for 2 years. There are outstanding people from Bihar in IIMs. They have already promised me that they will come and teach. So you need to have a platform which we are creating now. Now you have an institution exactly like IIMs in terms of its placement, in terms of its rigorous academic systems and quality of education. So naturally that will happen. So these are some of the reasons which I think that this is an unmet need, long felt. कहा जाता है पाटलिपुत्र, जिसे हम पटना के नाम से जानते हैं, दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जो 2500 वर्षों से बसा हुआ है। अगर बिहार की संस्कृति और परंपरा को देखें तो ऐसा स्वर्णिम इतिहास पूरे विश्व में किसी का नहीं। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत यहां बसता था। तो गया के पास बोध गया में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है
और वो हवाई अड्डा जो है वो शायद दुनिया का एक अजूबा हवाई अड्डा है, जिसके कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो उसकी कनेक्शंस हैं, लेकिन भारत के अंदर किसी भी जगह से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। कहीं पर भी आप ताजमहल देख लीजिए या कहीं भी कोई भी जगह देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, 60-70-80% जो है जो टूरिस्ट जो होते हैं, दर्शनार्थी होते हैं, वो देश के अंदर के होते हैं। पर गया में जो है वो बिल्कुल उल्टी स्थिति है, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट बाहर से आते हैं। आज ऐसे कई देश हैं जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर करती है। बिहार के राजनेता अगर बिहार के इस सामर्थ्य को समझकर युद्ध स्तर पर काम करें तो पर्यटन के माध्यम से करोड़ों कमा सकते हैं और हजारों लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। हम तो डायरेक्टर जनरल टूरिज्म भी थे दिल्ली में, लेकिन टूरिज्म का जहाँ नाम यहाँ लिया जाता था बिहार में, वो कहते थे कि ये तो टूरिज्म अयाशी है, ये धनी लोगों का लीजर है रिलैक्स करने का। टूरिज्म को कभी इकोनॉमिक एंगल दिया ही नहीं गया। वास्तव में भारत सरकार भी उस समय नहीं देती थी। डोमेस्टिक टूरिज्म वाज नॉट कंसिडर्ड एज टूरिज्म। तो फॉरेनर आए वही टूरिज्म, प्रपोजल नहीं जाता था। जब हम वहाँ थे तो मैंने चीफ सेक्रेटरी को, जो हम जानते थे, मैंने कहा कि भाई जब तक हम यहाँ हैं कुछ तो प्रपोजल्स भेजिए। अब ज़मीन देने की बात थी कि कुछ बड़े बड़े होटल्स खुले, ज़मीन ही नहीं दी जाती थी। सरकार ने इसके बारे में लिखा पढ़ी किया है वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में, लेकिन अंदर में वहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से क्या प्रॉब्लम है ये कहना मुश्किल। जो भी पर्यटक लोग आते हैं उनको यहाँ पर एक तो रहने के लिए कोई शेड नहीं है। बारिश से जब होती है तो लोगों को बड़ा मुसीबत उठाना पड़ता है। टॉयलेट की प्रॉब्लम है, टॉयलेट यहाँ पर है भी तो एक बढ़िया से चल नहीं रहा है। अब अभी गर्मी पड़ रही है तो लोगों को जब प्यास लगती है तो छटपटा जाते हैं, पानी की व्यवस्था नहीं। भारत सरकार के द्वारा इसकी जो रख रखाव का जो होना चाहिए उचित रूप से नहीं हो पाता है। जैसे कुछ मूर्तियाँ यहाँ पर टूट भी रही है, मिट्टी की मूर्तियाँ हैं, चक्र वगैरह मिला है जिसमें 12 कड़ी का स्पोक है, वो 2 तो टूट चुका है, 2 अभी भी कुछ है जो कि हम लोग देख सकते हैं। देश का पहला मल्टीमीडिया म्यूजियम नालंदा में खुला, जो नवीन शर्मा के अथक प्रयासों का परिणाम है। आज और ऐसे स्थानीय लोगों की भागीदारी की जरूरत है। देश का पहला मल्टीमीडिया म्यूजियम खोला और उस पूरे प्रकरण में एक भी पैसा कहीं पर भी ब्राइब देने की जरूरत नहीं। कैन यू इमेजिन, ये पूरे हिंदुस्तान में ये पॉसिबल नहीं है, पर बिहार में दिस वाज डन। नालंदा में आपका स्वागत है। मेरा नाम वेन सांग और आज मैं आपका गाइड। आज से लगभग 1500 साल पहले मैंने नालंदा में कई वर्ष गुजारे। सेंटर ने क्या इग्नोर किया है बिहार को, ये कह सकते हैं? थोड़ा मैंने, क्योंकि और जगह भी सेंट्रल प्रोजेक्ट आ गए एंड हम आपको कह सकते हैं कि साहब जब हम प्लानिंग कमीशन में थे तो हम महाराष्ट्र के IAS अफसर जो कहते हैं वो एडवाइजर्स कहे जाते हैं, तो हमारे चार्ज में था महाराष्ट्र एंड सम अदर स्टेट्स। महाराष्ट्र became very important because of Mumbai. Delhi became very important. तो सेंटर की ज़्यादा ध्यान उन स्टेट्स पर पड़ने लगा। इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि बिहार आज देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्यों में आता है। यह एक ऐसा राज्य है जहां गरीबी की दर हमेशा 46 से 70% रही है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि भारत की तरक्की बिहार पर निर्भर करती है। पिछले 60 सालों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार
दोनों ने ही बिहार की आर्थिक स्थिति पर विशेष ध्यान नहीं दिया। पहले योजना से अगर देखते जाएंगे आंकड़ों को, तो बिहार और यूपी में पैसा लगाया ही नहीं। पैसा तो दूसरे प्रांतों में लगा हुआ। यहाँ पे लोग आबादी ज़्यादा है, वहाँ कुछ पैसा नहीं किया। ये कृषि पे हो या सिंचाई पे हो या सड़क निर्माण पे हो, जिस पे भी हो, लैंड एलोकेशन जो है सबसे कम हुआ पर कैपिटा। अभी जो आया बजट एलोकेशन लेटेस्ट अभी जो आया बिल्कुल बहुत कम है। बिहार को सबसे कम पर कैपिटा एलोकेशन मिला है देश में हमेशा से। और ये पैटर्न चेंज नहीं हुआ। क्या कारण हो सकता है? क्या कारण क्या है तो बिहार के राजनीतिक नेताओं को पूछना चाहिए, कारण क्या है। उनके दिल पे हाथ रख के उनको बोलना चाहिए कि भाई हमने कोशिश की, हमने ना कोशिश की, हमने प्रयास किया, हमें मिला नहीं। अगर प्रयास किए ना मिला तो उस पर आंदोलन खड़ा हो जाना चाहिए। तो ये लोग प्रयास ही नहीं किए, ये मुद्दा उठाते ही नहीं। बिहार के राजनेता जो है ऐसा मालूम होता है कि बड़े खुश हैं। 11-12 प्लानिंग कमीशन के सब आगे, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि जो एवरेज पर कैपिटा एक्सपेंडिचर नहीं हुआ जिसपे एवरेज से ज़्यादा इनके पैसा नहीं। हर वक्त लास्ट नंबर पे बिहार, उसके ऊपर उत्तर प्रदेश, जबकि सबसे पहले योजना से और आगे की योजना में वैसे रहेंगे। उनको तभी पैसा मिलेगा तब उनके राजनेता इस बात को दिल्ली में छेड़ेंगे, बात को उठाएंगे, इस पर आंदोलन खड़ा करेंगे, बिहार के और उत्तर प्रदेश के आवाम को जागरूक करेंगे। दिल्ली में एशियन गेम्स के लिए 7,000 करोड़ खर्चा कर रहा है। सारा बिहार का अर्बन डेवलपमेंट बजट, कॉमनवेल्थ गेम्स 7,000 करोड़ हर जगह कर रहे हैं। उसमें नेता लोग और अफसर लोग आधा से ज़्यादा पैसा खा लेंगे। मगर बिहार में जो 7,000 करोड़ खर्च होगा, बिहार में पूरा अर्बन डेवलपमेंट बजट पिछले 5 साल की योजना में 236 करोड़ 236 करोड़ और बिहार के राजनेता इसको उठा नहीं सकते। आंकड़े तो साफ स्पष्ट है, क्यों नहीं उठा? शुरू से इग्नोर किया गया, शुरू से इग्नोर किया, निचोड़ा गया है। क्योंकि अगर पैसा तुम्हारा निकाल के किसी और को दे, इस मान्य आपकी एक्सप्लॉयटेशन हुआ, शोषण हुआ। आप कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2001-2003 के विकास बजट को जनसंख्या के आधार पर देखें तो बिहार के लिए 3,206 रुपए, जो कि सारे राज्यों से कम है। 10वें पंचवर्षीय योजना के तहत बिहार को जनसंख्या के आधार पर मिले 2,533 रुपए, जो कि सारे राज्यों में सबसे कम। अगर 2000-2001 के सड़क व पुल निर्माण पर होने वाले खर्च की बात करें तो बिहार को मिले 369.4 करोड़, जो कि 16 प्रमुख राज्यों में 13वें स्थान पर है। 2001 में जहां बिहार के बैंकों में 26,446 करोड़ रुपए जमा हुए, उसमें 21,110 करोड़ रुपए बाहर चले गए। 1998-2000 में जहां आंध्र प्रदेश को 3,507 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता मिली, वहीं बिहार को सिर्फ 306.9 करोड़ रुपए। एक बहुत ही साधारण सा तर्क है कि अगर कोई क्षेत्र पिछड़ रहा है तो वहां ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जहां बिहार एक कृषि प्रधान क्षेत्र है और बाढ़ वहां के 20 से भी ज्यादा जिलों को प्रभावित करता है, वहां सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर सिर्फ 104 रुपए प्रति व्यक्ति, जबकि राष्ट्रीय औसत 199 रुपए है। सत्येंद्र नारायण सिन्हा तो बड़े डिग्निफाइड अपर कास्ट आदमी, अपर क्लास आदमी, उन्होंने क्या कर दिया? यही काम किया जो इन्होंने किया, कुछ नहीं। तो बिहार की तरफदारी करने के लिए दिल्ली आए नहीं, तो मुद्दा नहीं उठाए, उनको मुद्दा ही नहीं समझे कोई लोग। कि बाहर के लोग अंधे हैं कि नहीं देखते हैं बिहार में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। एक थूक पॉलिश कहते हैं ना, वो करके आगे काम चलाने की बात है। ये सब अगर देश को आगे ले जाना पहले वहाँ काम शुरू करें। क्या हम कभी इस विषम परिस्थिति से निकल पाएंगे? आखिर कब तक बिहार को उसकी जरूरतों से वंचित रखा जाएगा? कब तक दिल्ली में बैठे बुद्धिजीवी हमें बीमारू कहकर व्यंग करते रहेंगे? एक शब्द आप सुने होंगे, बीमारू। अब बीमारू जो शब्द है वो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए व्यवहार में लाया जाता है। और
ये बड़ा ही गलत शब्द है और भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तक में इस शब्द को इस्तेमाल में लाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस शब्द को बनाने वाले आशीष बोस नाम के एक पीएचडी साहब हैं, जो कि पॉपुलेशन स्टडीज के बहुत बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति माने जाएंगे, एकेडमिक हैं। और मेरे समझ से इस तरह के शब्द जो कि सिर्फ ये दर्शाते हैं कि ये जो है ये किसी तरह से नीचे के लोग हैं, इसमें जो ये लोग हैं इनसे एक दो बार जब मेरी बात हुई और मैंने उनको कहा कि आप ऐसे शब्दों का अपशब्दों का क्यों व्यवहार करते हैं, ये अपशब्द ही है, अपशब्द के अलावा कुछ नहीं है, तो ऐसे अपशब्दों का ये क्यों व्यवहार करते हैं, तो इनका कहना है कि हम सच्चाई का व्याख्यान कर रहे हैं और हमें क्यों दोष देते हो, ये सच्चाई है, वो बीमारू हैं। मैं कहता हूं कि आपके घर में अगर कोई बीमार पड़ भी जाए तो क्या आप उसको कहते हैं कि तू बीमारू है? अगर कोई आदमी को कोढ़ हो जाता है तो क्या आप उसको कोढ़िया बोलते हैं? और क्या उसको कोढ़िया बोलने से उसका इलाज हो जाएगा कोढ़ का? क्या उसको कोढ़ का इलाज करेंगे? और इस चीज को तत्काल बंद नहीं हो तो ये जो है मेरे हिसाब से ये देश की जो एक अखंडता है उस पर भी एक तरह का तमाचा ही है और उससे कुछ कम नहीं है। भले ये जितने पढ़े लिखे और समाजशास्त्री हों और अपने आप को बहुत पढ़े लिखे समझें, मेरे हिसाब से बहुत ही गलत चीज़ है। अगर आप वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट को देखें जो 2006 में आया था, तो उसके पहले पैराग्राफ में ही उन्होंने बिहार के छवि की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो बिहार का जो सिविल सोसाइटी है, इट फेसेस अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ इमेज। उसको अगर सरल हिंदी में बोलें तो जो वहाँ का जो समाज है उसको छवि की एक बहुत बड़ी समस्या झेलनी पड़ती है। तो इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एक तरफ से ये हुआ कि जो वहाँ की जो रियलिटी है, जो वहाँ की सच्चाई है और जो वहाँ की छवि है, दोनों में फर्क है। और जो छवि है वो वहाँ के सच्चाई से अलग है। वहाँ के लोगों को जिस तरह से दर्शाया गया है ये बिल्कुल नहीं है। इंडियन मीडिया जो है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उसकी, उस छवि को खराब करने की और बिहार की छवि को बेचने की, गलत छवि को बेच के एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू कमाने की, क्योंकि वो बिकती है तो इसलिए बहुत सारे लोग उसको बेचते हैं। अब जैसे एक साहब हैं जो बड़े नामवर साहब हैं, राजदीप सरदेसाई साहब हैं, इन्होंने पिछले वर्ष एक लेख लिखा था जिसमें कि महाराष्ट्र के कुछ बुराइयों का जिक्र कर रहे थे, लेकिन उस जिक्र में पता न क्यों ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, बिहारियाइजेशन, बिहारीकरण, महाराष्ट्र का बिहारीकरण हो रहा है। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये बहुत गलत है। बड़ी दिलचस्प बात है, हास्यास्पद बात है, दिलचस्प नहीं हास्यास्पद बात है कि वही राजदीप सरदेसाई जी, चूंकि वो खुद गोवा के रहने वाले हैं, तो इस वर्ष जब किलिंग मर्डर हुआ तो अभी कुछ हफ्ते भर पहले उन्होंने एक लेख लिखा जिसमें वो कह रहे हैं कि गोवा की छवि को बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि एक किलिंग मर्डर हो गया तो उस पूरे प्रदेश की धज्जी उड़ाई जा रही है। तो एक तरफ तो आप बिहार की छवि को मतलब इतने धूमिल कर देते हैं गलत से। बिहार की छवि को धूमिल करना कोई आज की बात नहीं। 70 के दशक के ऐसे ही एक बहुत ही सर्वोच्च विद्वान और जिम्मेदार पत्रकार एमवी कामत ने अपने लेखन में यह कहा कि बिहारी बिहार को चलाने में असक्षम है। लेकिन कामत साहब ये भूल गए कि दुनिया के पहले गणतंत्र की संरचना बिहार में हुई और इसी धरती के विज्ञान, अर्थशास्त्र व संस्कृति को आज भी दुनिया मानती है। उन्हें शायद ये भी याद नहीं होगा कि देश के पहले राष्ट्रपति भी बिहार के ही थे। अगर आप देखें तो बिहार के बाहर जो बिहारी जो है ना, ये मतलब कम्युनिटी को एक लेबल कर दिया गया, ये माइनर फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी एक्चुअली अगर आप देखें तो बिहार के बाहर, नॉट विद इन बिहार। तो इसीलिए वो लोगों में ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ये सब जो आ रहा है, और ये सर्टेनली मतलब पूरे इंडिया के लिए अच्छा नहीं है इस तरीके का। तो मीडिया को चाहिए था एक रोल मॉडल जहाँ पे दिखा सके कि ये अंडर डेवलप्ड स्टेट है, ताकि और सारे स्टेट्स उनको देख के डर जाएगा हाँ और वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ जाए। मीडिया को एक रोल मॉडल चाहिए तो उन्होंने बिहार को एक रोल मॉडल बना दिया कि इट्स ए रोल मॉडल फॉर अंडर डेवलप्ड स्टेट। हाँ, नेगेटिव रोल मॉडल।
और उसके बाद से फिर लोग तो मतलब र्यूमर्स पे इतना जाते हैं कि आप इसका इमेजिन कर ही सकते हैं। दे डोंट इवन ट्राई टू फाइंड द रियलिटी कि जस्ट एंड वाई विल दे, आई मीन जो कि नॉन बिहारी जो उनको क्या फ़र्क पड़ा है कि वो बिहार के अंदर जाकर रियलिटी देखें। तो ये रियलिटी हमें दिखाना पड़ेगा, हमें प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, जो बिहार के लोग जो रह रहे हैं इधर उधर रह रहे हैं, और ये हम करेंगे। तो अगर रघुवंश प्रसाद सिंह की बात करें तो कुछ दिन पहले मीडिया में आया कि उनके परिवार वाले जो हैं वो बच्चों से खेत जुतवाते हैं। अब कृषि से जो भी जुड़े हुए हैं आदमी वो आपको बताएंगे कि खेती जोत करने के लिए खासकर खेत जोतने के लिए जितनी शक्ति की जरूरत होती है वो किसी बैल से आ सकती है या ट्रैक्टर से आ सकती है। इवन कोई मतलब बिल्कुल मैच्योर आदमी भी जो है वो मैंने खाली मदर इंडिया में ही देखा है, संजय दत्त को के पिताजी को, सुनील दत्त को खेत जोतते हुए, उसके अलावा मैंने कभी नहीं देखा है। और मैं तो इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो आदमी जो कह रहा है वो मेरे को अगर 1 कट्ठा खेत खुद जोत के दिखाते, 4 आदमी भी मिल के अगर वो खींच ले तो मैं समझूंगा कि मतलब मैं मान लूंगा कि हाँ भैया आदमी से खेत जोता जा सकता है, बच्चे से क्या खेत जोता जाएगा। सुशीला ने 2007 में IIT के दाखिले की परीक्षा दी थी और सुशीला IIT के किसी भी संस्थानों के लिए नहीं चुनी गई थी, बल्कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए उसे आमंत्रण आया था, जहां एडमिशन के लिए पैसे नहीं लगते। लेकिन कुछ नौसिखिया पत्रकारों ने बिना खोजबीन के इस बात को उछाला कि बिहार की एक गरीब लड़की को IIT के लिए चुन लिया गया है, लेकिन बिहार में कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। विदर्भ में पिछले 12 सालों में 30,000 किसानों ने आत्महत्या की, लेकिन मीडिया को यह मुद्दा नहीं दिखता। तमिलनाडु में एक मैजिस्ट्रेट को वकीलों ने कमरा बंद करके मारा। नंदीग्राम में औरतों और लड़कियों के साथ बलात्कार हुए। केरला में एक गर्भधारक महिला को एक भीड़ ने पीटा। आज गोवा ड्रग्स और बच्चों के यौन शोषण की राजधानी है। ये सब बातें तो कभी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बनती, लेकिन प्रोफेसर मटुकनाथ जैसे लोग इनके लिए पैसा कमाने का साधन बन गए। मैथिली में कहावत है कि अच्छ सलाई में आग, सलाई मीन्स माचिस, अच्छ सलाई में आग भेटत की बिना रगड़ने, तय बुझू अधिकार भेटत की बिना झगड़ने। माचिस में आग है, बट उस आग को निकालने के लिए आपको रगड़ना पड़ेगा। अगर नहीं रगड़ोगे तो वह नहीं निकलेगा। अगर परिवर्तन आएगा इस देश में तो बिहार से ही उभरेगा। बिहार रास्ता दिखाएगा देश को, और बिहार जब उठेगी, जब आवाज़ करेगी तो सारा देश सुनेगा और सारा देश में परिवर्तन आएगा। बिहारी युवकों पे ये जिम्मेदारी है, एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी उनके, एक ये मौका दे के उनको दिया गया कि आप कुछ करो देश के लिए। सब चीज़ों को अब चेंज करना पड़ेगा, और ये चेंज हो सकता है अगर हम चेंज करना चाहिए। मुझे पता है, मुझे तो ये चेंज करना है, मुझे इतना पता है, और मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ, ऐसा उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो बिहार के यंगस्टर्स हैं, जो इंडिया के यंगस्टर्स हैं, ये मैसेज टू ऑल इंडियंस है, तो जो इंडिया के यंगस्टर्स हैं वो मेरा इसमें साथ देंगे। लेट अस गो बैक, हम लोगों को अपनी जगह वापस जाना चाहिए और वहाँ पे सब कुछ को सही करने की कोशिश करना चाहिए। हम लोग देखें कि वहाँ पर क्या गलत है। The political visionaries will definitely enable Bihar to become a leading knowledge hub in the country within the next 5 years. We have to start the Mission Mode program immediately. My best wishes to all the participants' success in their mission of making Bihar a knowledge hub of India. May God bless you all, friends. कोई समाज तब पिछड़ जाता है जब वह स्वयं को पिछड़ा मान ले। जरूरत है कि बिहार के लोग अपने संस्कृति को पहचाने, अपने दार्शनिक इतिहास को याद करें। आज हमारे पास अवसर है जब हम अपने खोए हुए गौरव को फिर से पा सकते हैं।